everyone. I hope that all of you all are fine, healthy, and safe. Okay. I hope my voice is clear. Everyone can listen me. Okay. Welcome to the new session of business law with Priya. So आज हम पढ़ रहे हैं काइंड ऑफ प्रोस्पेक्टस. यू कैन सी यहाँ पे मैंने लिखा है काइंड ऑफ प्रोस्पेक्टस. नाउ so this is the next topic which we are going to do in business law. First of all, ये याद रखो कि हम मेरे जो वीडियोस जो आप देख रहे हो वो आंसर वाइज है. जैसे जैसे आपके आंसर्स हैं, जैसे जैसे आपके क्वेश्चंस हैं टेक्स्ट बुक्स में, वैसे वैसे हमारे वीडियोस हो जाएंगे. इफ समथिंग इज इम्पोर्टेंट आई विल मेक अनदर सेपरेट वीडियो फॉर इट. अदरवाइज ये भी आप वीडियोस देखते जाना सो दैट ये इम्पोर्टेंट आंसर्स हो जाते हैं. ओके, सो लेट अस स्टार्ट. चलो स्टार्ट करते हैं. लिखा है काइंड ऑफ प्रोस्पेक्टस. आई होप यू कैन सी माई कर्सर और यू कैन सी माई पेन. ओके, काइंड ऑफ प्रोस्पेक्टस. अब प्रोस्पेक्टस जो है वो 6 टाइप्स के. कितने टाइप्स? 6 टाइप्स. फर्स्ट इज ऑर्डिनरी, second is deem, third is summary or average prospectus, fourth is self prospectus, fifth is red herring prospectus, and sixth is statement in lieu of prospectus. Okay, अभी तक तो समझा कि एटलीस्ट भाई हमें आज 6 टॉपिक्स क्लियर करने हैं. ओके, सो शुरू करते हैं. तो फर्स्ट वन इज ऑर्डिनरी प्रोस्पेक्टस. ऑर्डिनरी प्रोस्पेक्टस नाम से ही एकदम ऑर्डिनरी है, वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड. अ प्रोस्पेक्टस विच इज कॉमन, अ प्रोस्पेक्टस विच इज कॉमन प्रोस्पेक्टस जो नॉर्मली हमारे कंपनी जो इशू करते हैं उसे बोला जाता है ऑर्डिनरी प्रोस्पेक्टस. ये नॉर्मल है. ओके, नेक्स्ट नॉर्मल फॉर्म ऑफ प्रोस्पेक्टस जो कंपनी इशू कर रही है उसे ऑर्डिनरी प्रोस्पेक्टस बोला है. यही लाइन आपको लिखनी है, एक्स्ट्रा मत लिखना है यहाँ पे क्योंकि इसमें कोई ज़रूरत ही नहीं है लिखने. आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ क्लिक द बेल आइकन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल ताकि मेरे बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे इंफॉर्मेटिव शॉर्ट्स और आपको ये वीडियोस, ये लेसन्स, ये आंसर्स आपको अच्छे से आ जाए. सो ये करना भूलना मत. चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट इज डीम प्रोस्पेक्टस. सेकेंड वन इज डीम प्रोस्पेक्टस. जब कंपनी सिक्योरिटीज इशू करती है, क्या करती है कंपनी? कभी सिक्योरिटीज. अब सिक्योरिटीज, अभी हम बिजनेस लॉ पढ़ रहे हैं तो सिक्योरिटीज इतना पता होना चाहिए, और वो भी SY का, CA का लॉ पढ़ रहे हैं. ओके, तो आपको पता होना चाहिए कि सिक्योरिटीज क्या होती है. सिक्योरिटीज यानी जो भी हम इशू करते हैं, यानी शेयर्स हो सकते हैं, डिबेंचर्स हो सकते हैं, हमारे बॉन्ड्स हो सकते हैं, एनीथिंग जो हम इशू कर रहे हैं. ओके, जब कंपनी इशू सिक्योरिटीज इशू करती है, कंपनी जब सिक्योरिटीज इशू करती है तब इशूइंग हाउस, किसे इशू करना है? इशूइंग हाउस को. याद रखो, कंपनी इशू कर रही है इशूइंग हाउस को सिक्योरिटीज. इशूइंग हाउस एक अब ऐसे समझ लो कि कमिटी है जो वो इशू कर देगी आपके बिहाफ पे, वो इशू कर देंगे. ओके, जो भी इशू करके जो भी वो इशू होने के बाद जो भी बचेंगे वगैरह सब आपको अपडेट देते रहेंगे. मतलब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं. इन शॉर्ट ऐसा जैसे हमारे अंडर राइटर्स कैसे करते हैं, सेम इशूइंग हाउस को इशू करते हैं और उसके बाद इशूइंग हाउस वो ट्रांसफर करते हैं सिक्योरिटीज टू पब्लिक. जो भी सिक्योरिटी इशूइंग हाउस पब्लिक को ट्रांसफर कर रही है, जो भी डॉक्यूमेंट, एक डॉक्यूमेंट से उस डॉक्यूमेंट को बोला जाता है डीम प्रोस्पेक्टस. ये समझा आपको? तो डीम प्रोस्पेक्टस यहाँ पे इम्पोर्टेंट बन जाता है और यू शुड नो व्हाट इज डीम प्रोस्पेक्टस. अब डीम प्रोस्पेक्टस जो है उसमें सारे कंटेंट्स होते हैं. हमारे पिछले वीडियो में हम आपने देखा होगा व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ प्रोस्पेक्टस. तो प्रोस्पेक्टस से सारे कंटेंट्स वो डीम प्रोस्पेक्टस में होते हैं. एंड इट हैज ऑल्सो फुलफिल
ऑल द लीगल कंडीशन, यानी वो लीगल कंडीशन फुलफिल करना चाहिए, जो भी हमारे लीगल रिक्वायरमेंट्स थे प्रोस्पेक्टिस के वो फुलफिल होना चाहिए डीम प्रोस्पेक्टिस। ओके, तो ये था हमारा डीम प्रोस्पेक्टिस। चलो नेक्स्ट इज सेल्फ और एवरेज प्रोस्पेक्टिस। सेल्फ और एवरेज प्रोस्पेक्टिस क्या होता है? एक एमओए जो साइलेंट फीचर्स ऑफ प्रोस्पेक्टस। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ प्रोस्पेक्टस की उसमें ये चीजें होनी चाहिए। ओके, वो जो एमओए में कंसिस्ट होता है। एमओ मतलब मेरा एमओए क्या होगा, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या होगा, मेरे कंपनी किस मेन ऑब्जेक्टिव पे काम करेगी, मेरा देन नेम क्लॉज एंड एवरीथिंग वो सब आता है समरी और एवरेज प्रोस्पेक्टस। जो एमओए कंटेन करता है साइलेंट फीचर्स और प्रोस्पेक्टस एज मे बी डिस्क्राइब, यानी जो भी एमओए में है वो हम बताते हैं इसमें समरी और एवरेज प्रोस्पेक्टस। No one shall issue any form of application, कोई भी इशू के एप्लीकेशन, ओके, फॉर्म इशूइंग फॉर्म, इशू ऑफ डिबेंचर्स और शेयर्स की कुछ भी फॉर्म कि भाई ले लो मुझसे, नहीं कर सकता जब तक वो समरी और एवरेज प्रोस्पेक्टस उससे ज्वाइन ना करे या अटैच ना करे। गॉट इट? तो इन शॉर्ट ऐसे समझ लो कि एक ऐसे फॉर्म है एप्लीकेशन फॉर्म, तो उसके पीछे उसके एंड में या उसके वो पूरे सेट में समरी और एवरेज प्रोस्पेक्टस होना जरूरी है। ओके, देन यही सिंपल सा प्रोस्पेक्टस। ये सिंपल से प्रोस्पेक्टस है, सिर्फ आपको कुछ हेड पॉइंट्स में याद रखने हैं जो मैंने यहाँ पे लिखा है, वो अगर याद रखोगे तो यू विल हैव a good point of writing in it. ओके, थोड़ा आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, पर ये पॉइंट्स ये जो लिखा है ये लिखना मत भूलना। चलो नेक्स्ट वी गो टू सेल्फ प्रोस्पेक्टस। तो दिस इज द फोर्थ टाइप ऑफ प्रोस्पेक्टस, दैट इज सेल्फ प्रोस्पेक्टस। अब सेल्फ प्रोस्पेक्टस क्या होता है? अ प्रोस्पेक्टस इशूड बाय एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। प्रोस्पेक्टस जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपको पता होगा, ओके, भाई बैच स्टूडेंट्स हो या सीए कर रहे हो या व्हाटएवर योर स्टडीज, तो आपको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पता होना चाहिए, राइट? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर बैंक, अगर बैंक या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अपने सिक्योरिटीज इशू कर रहे हैं तो उन्हें सेल्फ प्रोस्पेक्टस देना पड़ेगा। तो उन्हें क्या देना पड़ेगा? सेल्फ प्रोस्पेक्टस देना पड़ेगा। ओके, ये सिर्फ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड बैंक के लिए ही होता है, अदरवाइज इट दूसरों के लिए नहीं होता। ओके, इट डज नॉट हैव टू फाइल द प्रोस्पेक्टस एवरी टाइम व्हाइल इशूइंग इट्स सिक्योरिटीज। हर बार सेल्फ प्रोस्पेक्टस देने की जरूरत नहीं, एक ही बार दे दो और प्रोस्पेक्टस इशू कर लो। और ये जो प्रोस्पेक्टस है सेल्फ प्रोस्पेक्टस वैलिड होता है 1 साल के, 1 ईयर के लिए वो वैलिड होता है। और वैलिड कब से होगा? जब आप वो जो इशूइंग है फर्स्ट डे, इशूइंग का फर्स्ट डे जो रहता है तब से वो वैलिड रहता है सेल्फ प्रोस्पेक्टस। तो 1 साल खत्म हो गया, यू नीड टू रिन्यू, यानी दूसरा बार ये करना पड़ेगा, बट एक ही साल में वो आप बार करने की जरूरत नहीं। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ वन, रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस। नाम सुना होगा, थोड़ा टफ लगा होगा, बट दिस इज द इजीएस्ट वन। रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस क्या होता है? जब कंपनी इशू करती है या ऑफर करती है सिक्योरिटीज, ओके, तो कंपनी को एक रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस देना पड़ेगा। और वो कब देना पड़ेगा? जब कंपनी इशू करने वाली है। कंपनी इशू करने वाली है, अभी तक कंपनी ने इशू नहीं किया है, याद रखो, कंपनी ने इशू नहीं किया है, इशू करेगी, भले वो 2 दिन बाद हो या 4 दिन बाद हो, बट रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस वो पहले दे सकती है कि भाई मेरी कंपनी के शेयर्स आने वाले हैं, तो बी रेडी। इन शॉर्ट हम इसका एग्जांपल ले सकते हैं, कोई पिक्चर या कोई फिल्म रिलीज होती है तो उसके पहले क्या आता है? ट्रेलर आता है। तो ट्रेलर क्या होता है? पूरा पिक्चर ही होता है?
नहीं, राइट, इट्स अ शॉर्ट्स उसमें से लेते हैं, कंबाइन करते हैं और ट्रेलर दिखाते हैं कि ऐसे मेरी पिक्चर है, ये आ रही है। अब पिक्चर कब आ रही है ये पता होता है? नहीं। कितने बजे आएगी पता होता है? कौन से थिएटर में लगेगी पता होता है? No. ये पता होता है कि सिर्फ आ रही है, अब वो कब आएगी नहीं पता होता। सेम रेड इयरिंग जो है वो एक ट्रेलर की तरह काम करता है, ओके, कि भाई ये कंपनी के शेयर्स मतलब एप्लीकेशंस या इशू करने इशू ऑफ सिक्योरिटीज करने वाली है। अब कब करेगी ये नहीं होता। इट डज नॉट इंक्लूड कंप्लीट पर्टिकुलर्स ऑफ द क्वांटम और प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज। सारे पर्टिकुलर्स क्वांटम के नहीं, इसमें नहीं होते। कब आएगा, कितने बजे आएगा, कितने बजे शुरू होगा, कब खत्म होगा, नो। इसमें प्राइस भी नहीं होता। एक शेयर का कितने प्राइस है, एक डिबेंचर के कितने प्राइस है, कुछ नहीं पता, बस आएगा। ओके, सो यू नीड टू बी रेडी। तो अलर्ट करने के लिए इन शॉर्ट हम समझ सकते हैं कि रेडी इयरिंग प्रोस्पेक्टस देना पड़ता है, और रेडी इयरिंग प्रोस्पेक्टस पहले देने का, प्रोस्पेक्टस इशू करने से पहले देने का। ओके, नेक्स्ट एंड दिस इज द लास्ट वन, स्टेटमेंट इन लीव ऑफ प्रोस्पेक्टस। नाम से ही थोड़ा बड़ा है, थोड़ा समझने में डिफिकल्ट हो जाएगा, बट इट इज वेरी वेरी इजियर। जब पब्लिक कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी या पब्लिक कंपनी जिसके जिसने अभी तक प्रोस्पेक्टस इशू नहीं किया है या करेंगे, या कर दिया है, बट कर दिया है बट अलॉटमेंट का अभी तक चालू नहीं है प्रोसेस। प्रोस्पेक्टस तो इशू कर दिया है, अलॉटमेंट जो होता है शेयर्स का या सिक्योरिटीज का वो अभी तक शुरू नहीं हुआ है। ओके, not proceeded to allot any share offered to public for a subscription. Okay, first of all prospectus कौन इशू करता है? पब्लिक कंपनी ही इशू करते हैं, ये हमने देखा है फर्स्ट आंसर में कि प्रोस्पेक्टस पब्लिक कंपनी लाइबल होती है इशू करने के लिए। नेक्स्ट, ये प्रोस्पेक्टस या तो वो इशू कर चुके हैं या तो करेंगी, ओके, बट उससे मैटर नहीं करता कि प्रोस्पेक्टस इशू हुआ है कि नहीं हुआ है, मैटर करता है ये कि अलॉटमेंट हुआ नहीं, शेयर्स या डिबेंचर्स या एनी सिक्योरिटीज का अलॉटमेंट अब तक हुआ नहीं। ओके, ऑफर टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन, पब्लिक को सब्सक्रिप्शन के लिए अभी तक अलॉट नहीं किया है। इज रिक्वायर्ड टू डिलीवर ROC a statement in lieu of prospectus for registration at least 3 days before the allotment। कि भाई मेरी कंपनी इशू कर रही है प्रोस्पेक्टस या फिर इशू कर रही है मेरी कंपनी जो है अलॉटमेंट के प्रोसीजर में स्टार्ट करेगी, तो मुझे ROC के पास जाके एक लेटर देना पड़ेगा और लेटर बताना पड़ेगा कि भाई मेरी कंपनी अभी अलॉटमेंट के प्रोसीजर में जाएगी। ओके, उसके थ्रू वहाँ पे जाएगी। तो मुझे क्या देना पड़ेगा? स्टेटमेंट इन लीव ऑफ प्रोस्पेक्टस। क्या देना पड़ेगा? स्टेटमेंट इन लीव ऑफ प्रोस्पेक्टस। कि ये बताता है कि भाई मेरी कंपनी या भले उसने प्रोस्पेक्टस इशू किया है या नहीं किया है, पर अब वो अलॉटमेंट करने जा रही है। ओके, और ये कब करना है? अलॉटमेंट के 3 दिन पहले। अलॉटमेंट के 3 दिन पहले आपके पास ROC के पास ये रजिस्टर कर देना है। क्लियर? अभी तक कोई डाउट्स है आपको? अभी तक कोई डाउट्स है? नो? ओके, एक बार आप वीडियो पॉज कीजिए, जस्ट close your eyes for 2 minutes, think what I have recall whatever you have listened, whatever you have seen on the screen, और फिर सोचो कि कोई डाउट है क्या। if you have any doubt put it in the comment box, I'll reply it or I'll give the answer to it। ये प्रोस्पेक्टस के जो आंसर है बहुत सिंपल है, बहुत स्वीट है, बहुत शॉर्ट भी है, ओके, लिखने में भी है। ये आप चीज़ें अगर लिख लोगे अपनी बुक्स में, अगर आपने इतना भी ले लिया तो यू विल इजीली गेट 7 to 8 मार्क्स। ओके, प्रोस्पेक्टस का जो ये आंसर है काइंड ऑफ प्रोस्पेक्टस, ये तो या तो 8 मार्क्स के लिए आएगा या तो 7 मार्क्स के लिए। सो 6 प्रोस्पेक्टस के टाइप्स है। ओके, फर्स्ट पेज एक बार देख लेते हैं कि फर्स्ट है हमारा ऑर्डिनरी प्रोस्पेक्टस, बहुत सीधा साधा होता है।
डीम प्रोस्पेक्टस, इसमें सारे कंटेंट्स होता है, पर्टिकुलर्स होता है, जिसमें इशूइंग हाउस हम पहले इशूइंग हाउस को देता है कि भाई जिम्मेदारी आप ही लो, आप ही इशू करो, फाइनल रिजल्ट हमें बताओ। ओके, और इसमें सारे कंटेंट्स होते हैं, और डीम प्रोस्पेक्टस लीगल रिक्वायरमेंट्स के थ्रू मतलब फुलफिल होना चाहिए। फिर समरी होता है, समरी प्रोस्पेक्टस और एवरेज प्रोस्पेक्टस। समरी यानी 20-50 पेज का एक छोटा सा समरी हम जो लिखते हैं वो होता है। इंग्लिश कंपोजिशन में अभी तक आपने किया होगा समरी राइटिंग, बड़ा पैसेज होता है, उसका 3/4 करने हैं हमें। ओके, अगर 100 वर्ड्स है तो 25 वर्ड्स करने पड़ते हैं, दैट इज द सेम समरी और एवरेज प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस बहुत बड़ा होता है, 200 पेजेस, 100 पेजेस, बहुत बड़ा होता है। उसका कुछ उसे एकदम कंडेंस करके या कम करके 25 to 30 पेजेस का समरी प्रोस्पेक्टस बनता है। ओके, सो थिंक प्रोस्पेक्टस कितना बड़ा होता है। और ये क्यों होता है पता है? इन्वेस्टर्स जो होता है वो बहुत बिजी होते हैं, सो दे डोंट हैव टू, पूरा टाइम नहीं होता उनके पास कि कोई पूरा प्रोस्पेक्टस पढ़ते चले। सो दे रीड समरी प्रोस्पेक्टस, उससे ही उन्हें समझ में आता है कि हमें इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना। ओके, उसके बाद होता है हमारा सेल्फ प्रोस्पेक्टस। सेल्फ प्रोस्पेक्टस के बारे में मैंने क्या बताया था? सेल्फ प्रोस्पेक्टस के बारे में जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक जो होते हैं उन्हें सेल्फ प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ेगा। और सेल्फ प्रोस्पेक्टस बार बार इशू करने की ज़रूरत नहीं होती, और इसका वैलिडिटी पीरियड 1 ईयर तक होता है। उसके बाद हमने देखा रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस। रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस जो है वो हमारी जब कंपनी इशू करती है सिक्योरिटीज, प्रोस्पेक्टस इशू करने से पहले एक मुझे बताना पड़ता है ट्रेलर की तरह कि भाई मेरी भाई सो एंड सो कंपनी के इशू करने वाली है प्रोस्पेक्ट सिक्योरिटीज, तो मुझे ये बताने के लिए मुझे रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ता है। नेक्स्ट, स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। भाई तुम प्रोस्पेक्ट इशू करो या नहीं, आपने नहीं किया है या कर दिया है, डजंट मैटर, बट अलॉटमेंट के पास नहीं गए हो, आपके जो कंपनी है अलॉटमेंट के प्रोसीजर अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है उसमें, तो वो स्टार्ट होने से 3 दिन पहले आरओसी के पास जाके आपको स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस देना पड़ेगा और उधर रजिस्टर करना पड़ेगा कि भाई सो एंड सो कंपनी अभी अलॉटमेंट प्रोसीजर स्टार्ट करने वाली है। ओके, so these are the 6 types of prospectus. I hope आपको ये समझे होंगे। If you like the video, please click the like button and do share it with your friends so that उन्हें भी ये ज्ञान समझ में आए, या फिर जिन्हें बिजनेस लॉ ऐसे डिफिकल्ट लगता है उनके साथ आप शेयर कीजिए ताकि उन्हें वो ईजियर लगे। सो आई होप मैंने ये आंसर आपके लिए बहुत ईजी किया है एंड यू कैन ईजिली लर्न दिस आंसर। If you know this points which I have written it over here, तो आप आसानी से 7 to 8 marks जैसे मैंने बोला आपको आ सकता है। So stay safe, stay healthy, wait for the next video. Bye bye.